हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के हमारे सब्जेक्ट की, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। और इसमें आखिरी चैप्टर जो मेरा बचा था वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। बाकी के सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इसमें सारे ही लेक्चर समझा रहा हूँ। 2020-21 के एग्जाम्स में कुछ पोर्शन में कट है, लेकिन हम उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर रहे। एक्सप्लेनेशन मैं आपको पूरा दे रहा हूँ। जो चीज़ें रिड्यूस भी कर दी गई हैं अगर सपोज, तो आप फिर भी एक बार उसको नॉलेज पर्पज़ के लिए तो पढ़ ही सकते हैं, या बाद में भी अगर कभी आप पढ़ें तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आधा अधूरा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। और चैप्टर इतना बड़ा है भी नहीं कि हम अननेसेसरी चीज़ों को स्किप करें। तो सारे लेक्चर्स मतलब सारे टॉपिक्स जो हैं वो जो यहाँ पे दिए हुए उसको हम कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात हो रही है। इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मार्केट है कैसा, उसके बारे में इन्होंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल चैप्टर है। तो मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ जाना प्रेफर करूँगा। अनलाइक बाकी चैप्टर्स में मैं आपको कंसेप्चुअली ज़्यादा समझाता हूँ, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लैंग्वेज की ही अपनी इंपॉर्टेंस होती है और छोटे छोटे पॉइंट्स वहीं से पता चलते हैं। और देखो, फाइनेंशियल मार्केट का सेक्टर बहुत बड़ा है, कंसेप्ट एंडलेस है, कोई उसकी वो नहीं है लिमिटेशन। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पढ़ता जा रहा हूँ आपके साथ साथ, मीन्स रीड करता जा रहा हूँ। एंड जितना इसमें है और जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है मैं उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं समझाता जाऊँगा अगर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली तो ये ख़त्म ही नहीं होगा और आप बोर हो जाओगे। तो अल्टीमेटली हमारा एक जो प्राइमरी गोल है एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज़ का, वो तो रहना ही चाहिए। तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ उसमें भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है अभी, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन में बोला है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट है। इसके अंदर क्या क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं, वो भी इन्होंने समझाए हुए हैं। ऑर्गेनाइज्ड या जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्विसेज है और मार्केट है। मतलब पैसों का खेल है। पैसों की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस चलाने के लिए, पैसों की ज़रूरत पड़ती है सरकार चलाने के लिए, पैसों की ज़रूरत पड़ती है देश चलाने के लिए। पैसा आएगा कहाँ से? पैसा पैसे को खींचता है। एक इंसान दूसरे से पैसा लेता है किसी और नाम से, वो फिर आगे किसी और को पैसा देता है किसी और नाम से। तो पैसा मार्केट में एक चैनल से दूसरे चैनल, एक पर्सन से दूसरे पर्सन क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, उसके क्या तरीके हैं, कौन से तरीके फॉर्मल है, कौन से इनफॉर्मल, वो हमें यहाँ पे समझना है। सारी बातें पैसों की हो रही है। फाइनेंस का मतलब ही पैसा है और फाइनेंशियल मार्केट का भी वही यहाँ पे मीनिंग निकाला जा रहा है। द मार्केट इंक्लूड्स कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ये सब क्लासिफिकेशन होता जा रहा है और एक एक करके आपको समझ में आने लगेगा। कैपिटल मार्केट में बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जहाँ पे कैपिटल अगर आपको इकट्ठी करनी हो तो आप कर सकते हो। सोसाइटी ने जो सेविंग्स की है, लोग जो सेविंग्स करते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं वो, तो उससे जहाँ इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल मिलती है, ठीक है। उस तरीके से बात कर रहे हैं। सो द कैपिटल मार्केट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स फॉर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। कैपिटल मार्केट becomes helpful in the economic growth of the country. Money market satisfies the need of capital through short-term instruments such as treasury bills, commercial papers. इन शॉर्ट ऐसा है कि कैपिटल मार्केट बिजनेसेस की लॉन्ग टर्म की जो भूख है पैसों की वो फुलफिल करता है, और जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट्स होती है पैसों की वो फुलफिल करता है। तो इस तरीके से मार्केट्स काम करते हैं। अब जैसे आप जो भी सेविंग्स करते हो अपनी इनकम में से, आपके पेरेंट्स की जो मंथली सैलरी होगी या जो बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे उसमें से वो जो पैसा सेव करते हैं, वो सेविंग्स को वो कहीं तो इन्वेस्ट करते होंगे। तो एक तरीका होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है, कि भाई हमने पैसा यहाँ पे लगा दिया है, पार्क कर दिया है, नाउ इट इज सेफ, और हमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स जनरेट होंगे और ये पैसा हमारे लिए बाद में काम आएगा। तो आप जो पैसा लगा रहे हो, किसी कंपनी के शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हो, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हो, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले के लिए, जिसको आप पैसा दे रहे हो, जिसके पास इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए कैपिटल की तरह काम कर रहा है, और जिससे वो अपना बिजनेस चला के आपको रिटर्न जनरेट करके इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करेगा। उसी तरीके से होता है। तो कुछ वैसी चीज़ें हम सीखेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। कितनी बार आरबीआई को, सरकार को पैसे देने होते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है फंड्स की, तो वो पब्लिक से पैसा मांगते हैं, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, 91 डेज़ के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ऑल 365 डेज़ के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि भाई इसमें पैसा लगाओ आपको इतना ब्याज मिलेगा। तो वो पैसा आरबीआई सरकार को यूज़ करने को देगी, सरकार उसमें से कुछ जनरेट करेगी, आरबीआई आपको ब्याज भरेगा, ऐसे सब पैसा एक एंड से दूसरे एंड घूमता रहता है। अल्टीमेटली मार्केट में यही हो रहा है। फाइनेंशियल मार्केट कंसेप्ट में और क्या है वो भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स मेनली कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है।
It is important component of financial structure where the transactions are carried out on large scale. Investors can decide on their own when and where their savings should be invested based on the परसेप्शन ऑफ द ट्रेंड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. आपकी मर्जी है ना, आपको अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो आपकी इच्छा है. आप फ्री हो डिसाइड करने के लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. ठीक है. इसके बाद पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड इशूअर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, बोरोवर्स ऑफ मनी. देखो, जिनको पैसा चाहिए होता है ना मार्केट में, बिजनेस कंपनीज एंड ऑल, वो लोग पैसा मांगने के नए नए तरीके निकालते हैं. शेयर इशू करना क्या है? पैसा मांगने का तरीका. ठीक है. डिबेंचर्स इशू करना, डेट सिक्योरिटीज़ बोल सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स बोल सकते हो. ये क्या है? ये पैसा मांगने का तरीका है. बैंक वाले बोलते हैं एफडी करवाओ, एफडी करवाओ. आप एफडी करवा रहे हो तो बैंक तो उधार ही मांग रहा है ना आपसे, जिसके बदले वो आपको ब्याज देगा. तो और कुछ है नहीं. बोरोवर्स ऑफ मनी जो होते हैं वो लोग फाइनेंशियल मार्केट में आके सिक्योरिटीज़ इशू करके, सर्टिफिकेट्स इशू करके लोगों से पैसा मांगते हैं. परचेजर्स ऑफ सिक्योरिटीज़, दे आर द फाइनेंसर्स. मतलब जैसे सपोज ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है, रिलायंस है, वो आके बोलती है कि भाई हमारे डिबेंचर्स खरीद लो आप. डिबेंचर्स का मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स. और आप हमें 1 लाख रुपए दो, हम उसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट पे लिख के देंगे कि हमने आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं और आपको हर 6 महीने में इसका ब्याज मिलता रहेगा इतने परसेंटेज पे इतने साल तक. तो रिलायंस आपसे उधार मांग रही है और आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि हाँ रिलायंस ट्रस्टवर्दी कंपनी है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप रेडी हो. आप कौन हो? आप फाइनेंसर हो. ठीक है. तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस, टाटा, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, ये आपके भरोसे चल रही है. आप जैसे लोग जब इन लोगों को एक एक शेयर का 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये देते हो ना, उन पैसों से ही ये कंपनी बिजनेस करती है. ये अपना कुछ नहीं लगाते, बहुत कम पैसा खुद का लगाते हैं. मेजोरिटी पैसा तो ये पब्लिक का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. ये चीज़ क्लियर हो रही है. तो यही कंडीशन जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है ऑफ बोरोवर्स एंड फाइनेंसर्स. दूसरा इंटरमीडियरीज होते हैं. इंटरमीडियरी वो होते हैं जो इंस्टीट्यूशन खोल के बैठे हैं. मतलब बोरोवर और जो फाइनेंसर है उसके बीच का जो गैप है उसमें एक ब्रिज बन के खड़े हो जाते हैं ये, कि भाई हम इंटरमीडियरी है, मिडल मैन है, हमें ये पता है कि किसको पैसा चाहिए और हमें ये पता है किसके पास पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है. उनको मिलवा दो आपस में और पैसा एक्सचेंज करवा दो, अपना काम हो गया. और जो बीच में कमीशन कमाना है वो कमाओ. तो दैट इज़ द मेन फोकस जिसकी बात यहाँ पे हो रही है. फाइनेंशियल मार्केट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, जैसा मैंने आपको बोला था. वो कैपिटल मार्केट के एग्जांपल्स दिए, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स. ये एक एक टर्म मैं आपको डिटेल में आगे डिस्कस कराऊंगा इसी चैप्टर में. टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. अभी एक साथ सब कुछ समझाने लग जाऊंगा ना तो आप भाग जाओगे अभी के अभी कि ये अपने बस का है नहीं. तो मैं आपको वैसे डराना नहीं चाहता. कैपिटल मार्केट को फिर वापस वही बोला, एक ही चीज़ इतनी बार रिपीट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी. आगे भी तो बढ़ो यार. हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या है ये थोड़ा बता देता हूँ. प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी मार्केट का मतलब ये, सपोज इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा. मुझे कोई जल्दी नहीं चैप्टर ख़त्म करने की, मैं ये नहीं चाहता कि आपको बाउंसर चला जाए, तो थोड़ा आराम से समझते हैं. और एकदम बेसिक लैंग्वेज में जाऊँगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. देखिए ऐसा है, अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं और साथ में सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं तो क्या फ़र्क है दोनों में. देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी पहली बार शेयर्स इशू कर रही है. इसको हम बोल रहे हैं फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ या शेयर्स. पहली बार कोई शेयर लॉन्च कर रही है. ठीक है. ये शेयर खरीदने आप पहुंच गए. आप हो मिस्टर ए हु इज़ द बायर. आप किससे शेयर खरीद रहे हो? डायरेक्टली कंपनी से, फर्स्ट टाइम. तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन. इट इज़ डन बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर और द बायर. मतलब ये फ्रेश ट्रांजैक्शन है, ये फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हो रहा है. ब्रांड न्यू शेयर है एक तरीके से, आप शोरूम से जाके खरीद रहे हो ऐसा समझ लो. ब्रांड न्यू शेयर, फर्स्ट टाइम कोई वो शेयर खरीद रहा है. ठीक है. अच्छा, आप मिस्टर ए हो, आपने रिलायंस से शेयर खरीद लिया.
प्राइमरी मार्केट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। आपको लगा बाद में कि भाई मैंने तो शेयर खरीदा 800 रुपये में, आज इसकी मार्केट में कीमत हो चुकी है 1050 रुपये, 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इतना मार्केट अप है, मुझे अभी शेयर को बेचना है, मैं क्या करूँ? आप रिलायंस के पास जाओगे वापस तो वो थोड़ी ना शेयर वापस खरीदेंगे, वो बोलेंगे आप मार्केट में किसी और को बेचो ना, जब इतनी डिमांड बढ़ गई तो हमें ही क्यों बेच रहे हो हमारा शेयर। तो आप मेरे पास आए मिस्टर बी, आपने मुझे बोला कि सर ये शेयर 1050 रुपये का है, आपको खरीदना है। मैंने बोला मुझे लगता है कि रिलायंस का शेयर 1500 रुपये का हो जाएगा एक दिन, मैं अभी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि इसका रेट बढ़ेगा, तो मैंने आपसे ये शेयर 1050 रुपये में बाई कर लिया। अब ये शेयर देखा जाए तो सेकेंड हैंड हो गया। सेकेंड हैंड मतलब कैसे? जब रिलायंस ने इसको ब्रांड न्यू अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करके निकाला तो यू वर द फर्स्ट बायर ऑफ दिस शेयर। आपने वो शेयर खरीदा, उसको संभाल के रखा, आपका मन भर गया, आपने उसको मुझे बेच दिया, मैंने आपसे खरीद लिया। तो आपके और मेरे बीच में, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ये ट्रांजेक्शन में जो डॉक्यूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट, जो शेयर यूज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ये ऑलरेडी पहले खरीदा बेचा जा चुका है। तो दिस ट्रांजेक्शन इज अ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन। आज की डेट में ट्रांजेक्शन ऐसे ए और बी के बीच में डायरेक्टली नहीं होते। ए जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज मतलब सिंपल वे में अगर आपने सुना हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, सेंसेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और वहाँ पे बायर और सेलर आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, जो ट्रांजेक्शन होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। तो दिस इज द इंटरमीडियरी फॉर सेलिंग शेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट, ऐसा होता है। तो आप जैसे OLX पे नहीं होता, बायर और सेलर को मिलवा देता है, बट वहाँ तो हमें फिर भी पता चलता है कि हम किसको बेच रहे हैं, या तो वो भी नहीं पता चलता है। मतलब मैं स्टॉक मार्केट पे एक शेयर बेचने के लिए रख देता हूँ, कौन उसको आके खरीद के जाता है मुझे नहीं पता। मैं अपना प्राइस कोट करता हूँ, सामने वाले को प्राइस सही लगता है तो बायर सेलर मैच हो जाता है प्राइस के बेसिस पे, तो रिश्ता बन जाता है, शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। बट आपस में एक दूसरे की शक्ल, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, स्नैपचैट आईडी, इंस्टा आईडी, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है। क्लियर हो गया ये चीज़? यह ध्यान रख के चलना। तो दिस इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, पता चला है कंसेप्ट? ये यहाँ पे इन्होंने समझाया। देखो ये तो एक लाइन में लिख देते हैं लेकिन चीज़ें होती डिटेल में। अब मनी मार्केट के कंसेप्ट पे आ रहे। मैंने आपको बोला मनी मार्केट में जनरली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पैसे की ज़रूरत जब छोटे ड्यूरेशन के लिए होती है तब मनी मार्केट की तरफ हम जाते हैं और ट्रेड करते हैं। देखें क्या है इसमें, इनकी लैंग्वेज क्या बोलती है। मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट मीन्स अ मार्केट फॉर असेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर मनी। मतलब अगर आपको पैसा हार्ड कैश में नहीं रखना है, आपको उसको कहीं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देना है। जैसे मेरे पास सपोज 2-4 महीने के लिए पैसा फ्री पड़ा है, मुझे अभी उसका काम नहीं, मुझे पता है कि आज मैं जनवरी में हूँ, मुझे इसका काम पड़ेगा मई के मंथ में, तो मेरे पास अभी 3-4 महीने हैं। क्या करूँ उस पैसे का? कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, घर में रखूँगा, लॉकर में चोरी हो जाएगा और उसकी कोई वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं। इससे बेटर है उसको कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, जो ब्याज मिलेगा वो। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा ऐसी जगह पार्क करूँगा जिसको मैं रातों रात इनकैश करना चाहूँ ना तो वो इमीडिएटली हो सके। दैट इज़ द मेन इंटेंशन, ठीक है? इसलिए उसको बोला है क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। पैसा नहीं है लेकिन पैसे जैसा ही है, उससे कम भी नहीं। Financial assets having high liquidity, they are traded in the money market. It is a market of borrowing money and lending money for a short term. It is a market for securities having a maturity period of 1 year or less than 1 year. ये आप अंडरलाइन कर लेना, जो मेच्योरिटी का पीरियड है बहुत ही कम है, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या उससे छोटे ड्यूरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट खरीदे बेचे जाते हैं, अब उनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? देर आर 2 पार्टीज इन मनी मार्केट, एक लेंडर एक बोरोवर, ये तो हमें पता है। रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, श्रॉफ्स मतलब मनी लेंडर्स, दे आर मेनली इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ मनी लेंडर्स। फार्मर, ट्रेडर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब बोरोवर होते हैं। इनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है और सामने वाले पैसा देते हैं। यह मनी मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है कि ये मार्केट है इसमें जाओ और दुकान से खरीद लो। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आजकल ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, तो इसकी कोई ऐसी ऑफिस जैसा आप जो है इमेजिन मत करना, यह ध्यान रखना। क्लियर है? यहाँ तक पता चला? आगे डेफिनेशन में वापस वही चीज़ समझाई जो ऊपर भी लिखी थी। तो इट इज़ कम्प्लीटली रिपीटेशन, और जब आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको रिपीट पॉइंट मिलेंगे, इसमें आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको खुद ही पढ़ने हैं। आगे फिर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात होगी, वो भी हम देखेंगे। बाकी जो चैप्टर्स हैं उसके भी मैंने मतलब जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं, तो वो भी आप देख लो। एंड इकोनॉमिक्स की अगर आपको लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है
तो वो भी आप हमारे ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी के जो आपके टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो वहाँ पे सीखेंगे, एंड देन वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर फर्दर। तो आपको कोई भी क्वेरी हो इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। आपको जैसे मैंने ओसी के तो सारे लेक्चर्स यहाँ प्रोवाइड कर ही दिए हैं। इकोनॉमिक्स के जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने क्लास का मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट का लिंक वो सब डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके इको के लेक्चर्स के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं, देख सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।